शादी संपन्न हुई। अब दूल्हा दुल्हन जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित जी के इतना कहते ही दूल्हा दुल्हन जो मंडप पर बैठे हुए थे वह तुरंत खड़े हो गए। दूल्हा दुल्हन अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए मंडप से नीचे उतरने ही वाले थे कि तभी अचानक वहां पर एक लड़की दौड़ते हुए आई और वह चिल्लाते हुए बोली, यह शादी नहीं हो सकती। उस लड़की के चिल्लाने की वजह से सब लोग उस लड़की को देखने लगे। तभी सब लोग हैरानी से उस लड़की की तरफ देखने लगे और देखने के बाद कहा, संजना तुम यहाँ हो तो फिर थोड़ी देर पहले शादी किससे की गई है? यह बात बोलकर सब लोग हैरानी से एक तरफ देखने लगे। तभी अचानक दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट हटा दिया। जब सब लोगों ने दुल्हन के चेहरे को देखा तो सब लोग हैरानी से दुल्हन को देखने लगे। यहाँ तक कि दूल्हा भी खुद हैरान होकर दुल्हन को देख रहा था, क्योंकि दूल्हे की शादी जिस लड़की से होने वाली थी वह तो उसके सामने खड़ी हुई थी और जिसके साथ उसकी शादी हुई थी उसे तो वह जानता भी नहीं था, जिस वजह से वह अचानक दुल्हन से दूर हो गया और वह दुल्हन पर चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुल्हन की जगह पर शादी के मंडप में बैठने की? बताओ तुमने यह सब कुछ क्यों किया है? दूल्हा का सवाल सुन दुल्हन जो खामोशी से खड़ी हुई थी वह संजना की तरफ देखने लगी और देखने के बाद उसे याद आने लगा वह किस तरह से दुल्हन की जगह पर पहुंची थी। कुछ घंटे पहले जिंदल भवन शहर के सबसे अमीर परिवार यानी जिंदल फैमिली के बड़े बेटे अभिमन्यु जिंदल की संजना चौहान के साथ शादी होने वाली है। पूरी जिंदल भवन को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। सब लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अभिमन्यु ने शादी करने के लिए हाँ बोल दिया था। अभिमन्यु जिंदल जिंदल कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट था, जिसे शादी जैसे रिश्ते बेइंतहा नफरत थी। अभिमन्यु बहुत ही ज्यादा हार्डलेस था, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं था। अभिमन्यु एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ माफिया वर्ल्ड के साथ भी उसका कनेक्शन था, जिस वजह से हर कोई उससे बहुत ही ज्यादा डरता था। अभिमन्यु की कोई कमजोरी नहीं थी, इसलिए कभी भी कोई भी अभिमन्यु को हरा नहीं पाया था। अभिमन्यु को शादी नहीं करनी थी, लेकिन दादाजी की बात रखने के लिए वह संजना से शादी करने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि वह पूरे परिवार में सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करता था तो वह थे उसके दादाजी। वही दूसरी तरफ संजना चौहान जो चौहान फैमिली की इकलौती बेटी थी वह अभिमन्यु को पसंद करती थी। इसी वजह से संजना के पिता ने अभिमन्यु के दादाजी से बात की और फिर उन दोनों की शादी तय कर दी। लेकिन शादी के कुछ टाइम पहले संजना के कमरे में संजना जब तैयार हो रही थी तभी उसे अचानक किसी का कॉल आया और वह कॉल पर बात करने के बाद काफी ज्यादा परेशान दिखाई देने लगी। तभी संजना की नजर एक लड़की पर पड़ी जो बेहद ही मासूम और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उस लड़की को देखने के बाद संजना उस लड़की के पास गई और फिर बहुत ही प्यार से बोली, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा मासूम लग रही हो और मुझे लगता है तुम्हें पैसों की भी जरूरत है, तो फिर क्या तुम मेरा एक काम करोगी? जब उस लड़की ने संजना की बातों को सुना तो वह संजना के तरफ कंफ्यूजन भरी नजरों से देखने लगी, जिससे संजना बोली, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस मेरी जगह पर जाकर मंडप पर पहुंचना है। मैं कुछ देर में वहां पर पहुंच जाऊंगी, तब मैं तुम्हें वहां से उठाकर खुद बैठ जाऊंगी और फिर किसी को भी यह बात पता लगने नहीं दूंगी कि तुम मेरी जगह पर बैठी हुई थी। वह लड़की काफी ज्यादा मासूम लग रही थी, इसलिए उस लड़की ने संजना की बातों को मान लिया और वह संजना की जगह पर मंडप पर जाकर बैठ गई। फ्लैशबैक एंड जिंदल फैमिली के सारे लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। यह देखकर वह लड़की समझ नहीं पाई कि वह सब लोगों को किस तरह से समझाएगी। तभी अचानक वहां पर संजना भी आ गई। संजना ने जब उस लड़की के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखा तो वह उस लड़की को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले पति के साथ शादी करने की? जब उस लड़की ने संजना की बातों को सुना तो वह हैरानी से संजना को देखने लगी, जिसके बाद वह बोली, मैम आप यह क्या कह रही हैं? आप ही ने तो मुझे अपनी जगह पर दुल्हन बनाकर बैठने के लिए कहा था और अब आप सारा इल्जाम मेरे ऊपर कैसे डाल सकती हैं? जो लड़की यह सब कुछ बोल रही थी उस लड़की का नाम नक्षिता था। नक्षिता की बातों को सुन संजना नक्षिता की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखने लगी, जिसके बाद वह दोबारा एक थप्पड़ और मारते हुए बोली, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसा तुम्हें क्यों करने के लिए कहूंगी? संजना की बातों को सुन अचानक नक्षिता ने संजना को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा,
अपने हाथों पर लगाम लगाइए। मैं चुपचाप आपकी बातें सुन रही हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ मारते जाइएगा। यह बात बोल नचिता गुस्से में संजना को देखने लगी। उसके बाद वह फिर से बोली, अगर आपको शादी करने की नहीं थी तो फिर आपने इस शादी के लिए हाँ क्यों बोला था? आपने इन लोगों का टाइम वेस्ट क्यों कर दिया? नचिता की बातों को सुन अभिमन्यु, जो बहुत देर से नचिता को देख रहा था, वह अचानक बोला, तुम दोनों चूहा बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। इसका मतलब यह है कि अभी के अभी तुम दोनों ही यहाँ से निकल जाओ। यह बात बोल अपने कमरे की तरफ चला गया। यह देखने के बाद संजना ने नचिता के हाथ को पकड़ा और उसे खींचकर घर से बाहर निकालने लगी। यहाँ तक कि संजना ने नचिता को घर से बाहर निकाल भी दिया था, जिसके बाद संजना वापस घर के अंदर आ गई और वह पूरे परिवार से माफी मांगने लगी। लेकिन किसी ने भी संजना की बातों को नहीं सुना और संजना को भी घर से बाहर निकाल दिया। संजना के साथ साथ उसके परिवार को भी घर से बाहर निकाल दिया। अगली सुबह अभिमन्यु की माँ यानी अनुराधा जी किचन में खाना बना रही थी। तभी किचन के अंदर अभिमन्यु की चाची नुपुर जिंदल आई। नुपुर जी ने जब अनुराधा जी को खाना बनाते हुए देखा, तब वह अनुराधा जी की तरफ देखकर बोली, भाभी घर में इतनी शांति क्यों है? क्या अभिमन्यु अब तक नीचे नहीं आया है? नुपुर जी का सवाल सुन अनुराधा जी खाना बनाते हुए बोली, नहीं, कल रात से वह कमरे में ही है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे भी उसके कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, इसीलिए अब तक कोई भी उसके कमरे में नहीं गया है। अब जब अनुराधा जी यह सारी बातें बोल रही थी, तभी अभिमन्यु की बुआ यानी महिमा जी वहां पर पहुंची। महिमा जी ने जब अनुराधा जी की बातों को सुना, तो वह खामोशी से वहीं पर खड़े होकर के सब कुछ सोचने लगी। महिमा जी जिंदल फैमिली की बेटी हैं। उनकी शादी जिस इंसान से हुई थी, उन्होंने महिमा जी को धोखा दिया था और किसी और से शादी कर ली थी, जिसके बाद महिमा जी के बड़े भाई उन्हें अपने घर वापस ले आए। जिंदल फैमिली शहर के सबसे अमीर फैमिली थी। जिंदल फैमिली के सबसे बड़े यानी हर्षद जिंदल के 3 बच्चे हैं। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम निकेतन जिंदल और उनकी पत्नी का नाम अनुराधा जिंदल। निकेतन जिंदल और अनुराधा जिंदल की बस एक ही बेटी है और एक बेटा, और उसका नाम अभिमन्यु जिंदल है। हर्षद जिंदल के छोटे बेटे का नाम कुणाल जिंदल है। कुणाल जिंदल की पत्नी का नाम नुपुर जिंदल है। कुणाल जिंदल के 2 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम अक्षत जिंदल है और छोटे बेटे का नाम नक्श जिंदल है। हर्ष जिंदल की एक बेटी है जिसका नाम महिमा जिंदल है। महिमा जिंदल की भी 2 बच्चे हैं, जिनमें से बड़े बेटे का नाम शौरिश जिंदल है और बेटी का नाम माही जिंदल है। सब लोग नीचे नाश्ता करने के लिए आ चुके थे, लेकिन अब तक अभिमन्यु नीचे नहीं आया था। यह देख अनुराधा जी को थोड़ी सी टेंशन होने लगी। जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी अचानक एक लड़की सीढ़ियों से उतरते हुए आई। वह लड़की और कोई नहीं थी बल्कि नचिता थी। नचिता अभिमन्यु के कमरे से आ रही थी। जब अनुराधा जी ने नचिता को देखा, तो वह गुस्से में बोली, तुम इस घर में वापस क्यों आई और तुम्हें इस घर में कौन लेकर आया है? अनुराधा जी के सवाल को सुन पीछे से अभिमन्यु ने कहा, मैं लेकर आया हूँ। अभिमन्यु का जवाब सुनकर सब लोग हैरानी से अभिमन्यु को देखने लगे, लेकिन अभिमन्यु हर किसी की नज़रों को इग्नोर कर सीधा डाइनिंग टेबल के हेड चेयर पर जाकर बैठ जाता है और फिर नचिता को भी बैठने के लिए इशारा करने लगा। अभिमन्यु के इशारे के मुताबिक नचिता भी जाकर बैठ गई और वह नाश्ता करने लगी। जब वह नाश्ता कर रही थी, तब वह पिछली रात को जो कुछ भी हुआ उन सारी बातों के बारे में सोच रही थी। फ्लैशबैक, जब अभिमन्यु अपने कमरे में गुस्से में बैठा हुआ था, तभी नक्श अभिमन्यु के कमरे में आया। नक्श को अपने कमरे में देख अभिमन्यु नक्श से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभिमन्यु का सवाल सुन नक्श ने जवाब देते हुए कहा, भाई, मैं आपको सबूत दिखाने के लिए आया था कि नचिता बिल्कुल सही कह रही है। नक्श की बात सुन अभिमन्यु बोला, व्हाट डू यू मीन? अभिमन्यु का सवाल सुन नक्श बोला, भाई, नचिता आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसे तो संजना ने मजबूर किया था कि वह आपके साथ जाकर मंडप पर बैठे, और यह रहा इसका सबूत। नक्श की बात सुन अभिमन्यु वीडियो देखने लगा। इसके बाद अचानक खड़ा हो गया और कमरे से बाहर निकल कर चला गया। दूसरी तरफ सड़क पर नचिता आगे बढ़ जा रही थी। वह आगे जा रही थी, तभी अचानक उसके सामने 2 लड़के आए। वह दोनों लड़के नचिता के साथ बदतमीजी करने लगे। तभी अचानक नचिता को किसी ने अपनी तरफ खींच लिया, जिस वजह से उसका चेहरा किसी के सीने से जाकर लग गया और वह फिर अपने सिर को उठाकर ऊपर की तरफ देखा। जब नचिता ने अपने सामने तो अभिमन्यु को देखा, वह आश्चर्य से अभिमन्यु को
देख रही थी। वह अभिमन्यु लड़कों को बुरी तरीके से मारने लगा। इसके बाद वह नचिता को अपने साथ वहां से लेकर चला गया। जब अभिमन्यु अपने साथ नचिता को लेकर जा रहा था तब वह बस अभिमन्यु को ही देखे जा रही थी, क्योंकि वह समझ नहीं पाई कि अभिमन्यु उसकी मदद क्यों कर रहा था। फ्लैशबैक एंड अभिमन्यु नाश्ता करके हो चुका था। वह वह नचिता के तरफ देखकर बोला, नाश्ता करने के बाद मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। यह बात बोलकर सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। जिसके थोड़ी देर बाद नचिता भी अभिमन्यु के पीछे उसके कमरे में पहुंची। कमरे के अंदर पहुंचने के बाद नचिता अभिमन्यु को देखने लगी, क्योंकि अभिमन्यु सोफे पर बहुत ही आराम से बैठा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जिस वजह से नचिता को कुछ भी समझ नहीं आया कि अभिमन्यु के दिमाग में क्या चल रहा है। नचिता को अपने सामने देख अभिमन्यु ने नचिता के सामने एक फाइल को बढ़ाते हुए कहा, इस फाइल को पढ़ो, उसके बाद अपना जवाब देना। अभिमन्यु की बात सुन नचिता अभिमन्यु के सामने बैठ गई और फिर वह फाइल को पढ़ने लगी। हाल ही में पढ़ने के बाद उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए और वह अभिमन्यु की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ नचित के कमरे के अंदर नक्श बहुत ही ज्यादा परेशान होकर बैठा हुआ था। जब नचित ने नक्श को परेशान देखा तो वह नक्श से पूछने लगा, क्या हुआ है तुम्हें? नचित का सवाल सुन रोनी सूरत बनाते हुए बोला, भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है अब नचिता के साथ क्या होने वाला है। नक्श की बात सुन नचित बोला, उसके साथ जो भी होगा वह भाई और उसके बीच का मामला है, तुम्हें उनके बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। संजना से शादी करने के लिए हाँ कहा था, क्योंकि वह दादाजी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और इसी बात का बड़ी माँ ने फायदा उठाया था। नक्श की बातों को सुन नक्श से बोला, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें उस लड़की की इतनी परवाह क्यों है? लचित का सवाल था। सुन नक्श बोला, वह मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड है। नक्श की बातों को सुन नचित को जो फाइल चेक कर रहा था वह अचानक नक्श की तरफ देखने लगा और देखने के बाद बोला, अच्छा तो वह है तुम्हारी दोस्त जिसके हमेशा तुम गुणगान गाते रहते हो। नक्षित की बातों को सुन नक्श कुछ बोलता तभी वहां पर कुणाल जी आए और कुणाल जी ने दोनों के तरफ देखकर कहा, अब तुम दोनों की बातें खत्म हो चुकी हैं तो फिर जल्दी नीचे आओ। कुणाल जी यह बात बोलकर कमरे से बाहर निकलकर चले गए। तभी नक्श ने नक्षित की तरफ देखकर कहा, अब क्या हो गया है इस घर में? नक्श की बातों को सुन नक्षित कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह सीधा कमरे से बाहर निकलकर जाने लगा। जिसे देख नक्श ने ही बोला, यार पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है, हमेशा कोई ना कोई हंगामा तो होता ही रहता है, अब पता नहीं किसने क्या कर दिया है। यह बात बोलकर कमरे से बाहर निकलकर नीचे की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ अभिमन्यु के कमरे के अंदर फाइल को देखने के बाद नचिता अभिमन्यु की तरफ बहुत ही ध्यान से देखने लगी, जिसके बाद वह गुस्से में बोली, यह सब क्या है? आप यह दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं? नचिता को बातों को सुनकर अभिमन्यु बिना किसी भाव के बोला, वही साबित कर रहा हूँ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। अभिमन्यु की बात सुन नचिता गुस्से में बोली, व्हाट डू यू मीन? नचिता का सवाल सुन अभिमन्यु बोला, आई मीन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। तभी नचिता गुस्से में बोली, यह तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ भी लिखा है वह सब क्या है? अभिमन्यु बिना किसी भाव के बोला, यह सब वह रूल है जिसे तुम्हें मानना होगा। अभिमन्यु की बात सुन लक्षिता आंखें फाड़कर अभिमन्यु को देखने लगी, जिसके बाद वह फाइल को पढ़ते हुए बोली, आप कहना चाहते हैं कि हम 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे, जिसके बाद हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। नक्षिता की बात सुन अभिमन्यु ने कहा, राइट। अभिमन्यु की बात सुन नक्षिता मुंह बनाते हुए बोली, और इन 3 महीनों में इस फाइल में जो भी कंडीशन लिखी हुई है वह सब कुछ मुझे मानना होगा। नक्षिता की बात सुन अभिमन्यु मुस्कुरा कर बोला, यस। अभिमन्यु को मुस्कुराता हुआ देख नचिता को बहुत ही गुस्सा आने लगा और वह गुस्से में अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, और सबसे पहले कंडीशन यही है कि मैं आपको कभी भी फिजिकल टच नहीं कर सकती। नचिता की बातों को सुन बिना किसी भाव के बोला, और दूसरे कंडीशन यह है कि हम दोनों एक साथ एक कमरे में नहीं रहने वाले। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक कमरे का इंतजाम करवा दिया है, तुम इसी कमरे में रहोगी। यह बात सुन नचिता गुस्से में बोली, मुझे भी आपके साथ एक कमरे में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा हुआ कि आपने खुद ही मुझे अलग कमरा दे दिया, पर अब मैं ही एक अलग कमरा ले लेती हूँ।
यह बातें बोलने के बाद नचिता गुस्से में फाइल पर साइन करके वहां से उठकर जाने लगी, लेकिन तभी अचानक नीचे से दोनों को ही आवाज आने लगी और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर तुरंत नीचे की तरफ जाने लगे। नीचे हॉल में सब लोग एक दूसरे की तरफ परेशान होकर देख रहे थे। तभी नचिता सीधा नक्श के पास गई और वह धीमी आवाज में पूछने लगी, क्या हो गया है जो सब लोग इतने ज्यादा परेशान हैं? नक्श ने नचिता के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस सौर्य ने शादी कर लिया है और वह भी संजना चौहान से। नक्षिता ने जब नक्श की बातों को सुना तो वह हैरानी भरी निगाहों से नक्श की तरफ देखने लगी। तभी वह संजना और शौर्य को देखने लगी जो बिना किसी भाव के खड़े हुए थे। तभी हर्षद जी ने शौर्य और संजना के दोनों की तरफ देखकर कहा, अगर तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते थे तो फिर तुम दोनों ने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? हम तुम दोनों की शादी पहले ही करवा देते। हर्षद जी की बातों को सुन नक्श धीमी आवाज में नचिता से बोला, संजना जैसी लड़की किसी से प्यार कर ही नहीं सकती है। इसे तो बस पैसों से मतलब है। भाई से शादी नहीं हुई तो इसने शौर्य को फंसा लिया। इसे बस किसी भी तरह से जिंदल नाम को अपने नाम के साथ जोड़ना था। नक्श की बातों को सुन नचिता और नक्श को देखने लगे, जिसे देखकर नक्श अचानक चुप हो गया। वहीं संजना ने जब हर्षद जी की बातों को सुना तो वह बिना किसी भाव के बोली, क्या फर्क पड़ता है अंकल, अब तो हमारी शादी हो चुकी है, बस हम दोनों को आप सब एक्सेप्ट कर लीजिए। संजना की बातों को सुन शौर्य ने अचानक कहा, एक्सेप्ट करना क्या होता है? संजना अब तुम इस घर की बहू हो और यह सच कोई नहीं बदल सकता। शौर्य यह बात बोलकर अभिमन्यु की तरफ देखने लगा। शौर्य की बातों को सुन अभिमन्यु कुछ नहीं बोल सका, बल्कि वह खामोशी से सब कुछ सुनता गया और देख रहा था। जिसके बाद वह बोला, नचिता उस कॉन्ट्रैक्ट को मुझे दो। नचिता ने शादी का डिवोर्स पेपर अभिमन्यु को दिया। अभिमन्यु ने उन सभी कागजात को फाड़ कर फेंक दिए और नचिता को अपने साथ लेकर जिंदल परिवार से दूर चला गया। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।